हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी लास्ट वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, सो यू कैन गो देयर एंड चेक द लिंक आउट देयर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियोस एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स हूसोएवर आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। आज हम लोग सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट वीडियो यू कैन गो टू द चैनल एंड चेक। और अगर आप हमें पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, देखिए। सी द वेरी फर्स्ट द लास्ट थिंग विच वेयर वी लेफ्ट आवर लास्ट क्लास वॉज, हमने देखा था कि देर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन तीनों सेक्टर्स का जो इनकम था, द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, दैट वाज 17, 24, 57। प्राइमरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना था? 17%। सेकेंडरी सेक्टर का कितना था? 24%। एंड टर्शरी सेक्टर का कितना था? 57%। तो अब हम लोग थोड़ा सा, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 1973 और 74 से ये कितना ज़्यादा राइज कर गया है। पहले इट वाज अप्रोक्सीमेटली 41%, अगर आपको ध्यान में होगा तो। दिस वाज ये था 40% के करीब। तो ये कितना बच गया? ये 40%, ये 41%। तो ये सेकेंडरी सेक्टर कितना बच गया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दिस वॉज अप्रोक्सीमेटली 17 to 80%। चलिए मैं लिख देता हूँ 18% लगभग, या 16% था शायद, 16%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, दीज फिगर्स आर अप्रोक्सीमेट। तो ऐसा क्यों हुआ कि टर्शरी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज कर गया जीडीपी के टर्म्स में, और जो दूसरे दोनों सेक्टर्स थे वो थोड़े से पीछे रह गए। नॉट दूसरे, सेकेंड सेक्टर में भी ग्रोथ हुआ है, क्योंकि सेकेंड सेक्टर देखिए 16 से 24 पर पहुंचा है। बट द टर्शरी सेक्टर जो कि 40 था वो 17% राइज कर गया। बट देर इज अ वेरी वेरी a kind of contrasting fact in this is that कि प्राइमरी सेक्टर जो 41% पे लाई कर रहा था जीडीपी में, वो 17% में पहुंच गया। ऐसा क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर से जो इनकम आ रहा था वो बहुत घट गया, और टर्शरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो उस पे अब हम लोग आज के क्लास से उस पर बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस व्हाई, गिव हेडिंग इन योर नोटबुक, व्हाई टर्शरी सेक्टर became most significant sector. Why tertiary sector became most significant sector of Indian economy? So why tertiary sector became most significant sector of Indian economy with the passage of time, that we are going to discuss. Okay, see, टर्शरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहले तो ये समझिए। टर्शरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। इसमें टर्शरी सेक्टर इज बेसिकली हेल्पिंग और एडिंग दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा बढ़ने का क्या रीज़न था? कुछ रीजंस थे। फॉर एग्जाम्पल सी, ये मैं थोड़ा सा चार्ट वाइज बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। टर्शरी सेक्टर में हुआ क्या कि ये सम बेस, द फर्स्ट पॉइंट बिकॉज of which the significance of tertiary sector enhanced is
सर्विसेज लाइक, आप बस देखिए, यू विल नोट डाउन, आई विल गिव यू टाइम एट द एंड, यू विल नोट डाउन देन, ठीक है। सर्विसेज लाइक पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ सर्विस आर basic services which got significance due to high demand by people। ये सारे कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जिसका डिमांड टाइम के साथ बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि पहले लोग पुलिस वगैरह का ज्यादा यूज नहीं कर लेते थे, है ना। इंडिपेंडेंस जस्ट मिला था तो पुलिस का ज्यादा सो व्हाट वर वी डिस्कसिंग, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्यों सिग्निफिकेंट बन गया इन later time? Because there are some basic services which started, for example the education, health, insurance services were also there, you can add them, insurance services were there, transportation facilities, postal services, telegraph services, these all services became very very important and significant in day to day life of the human being, that's why iska demand badha or tertiary sector boomed, okay, it became so much significant। what is the second factor because of which tertiary sector became so much significant? It is because the agricultural and industrial development led to the more demands of services like transportation, then you can write storage, then एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से और किस सर्विस की डिमांड आई? ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, दीज आर द इनफ। मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई, इसकी स्टोरेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और आप एक सर्विस लिख सकती है, दैट इज द मार्केट सर्विसेज, ऑल दी सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। बिजनेस ग्रो कर गया बहुत ज़्यादा, so business is also one of the services that grew due to the agricultural and industrial development। what is the third factor because of which the tertiary sector became so much significant? it is because of the growth of income level of people, because the income of the people becomes very very high in the later time of our contemporary India। तो इनकम के बढ़ने से क्या हुआ? देयर इज अ ग्रेटर डिमांड। जब इंसान के पास ज्यादा पैसा होगा तो डिमांड वो ज्यादा करेगा अलग अलग सर्विसेज की। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या क्या ग्रो कर गया? फॉर एग्जांपल लोग बाहर छुट्टी मनाने जाने लगे, टूरिज्म स्टार्टेड वेरी वेरी फ्लरिशिंग, टूरिज्म फ्लरिश्ड। और क्या फ्लरिश किया? जब लोगों का पैसा ज्यादा आने लगा तो मैनी काइंड ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज डिमांड ऑल्सो इंक्रीज्ड। goods and commodities demand also increased,
many materials for the comfortable life, comfortability services, ठीक है. तो because of this also the enhancement or the growth in the income level of the people also, the tertiary sector or the service sector became very very significant. ठीक है. एक और आप रीजन you can note down in this why this tertiary sector become so much significant. This is the fourth factor, growth in IT sector. What is IT? Information technology. IT sector and communication sector led to the higher demand. इसमें you can also add internet facility. Internet facility led to the higher demand of goods and services. इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? आईटी सेक्टर का ग्रोथ हुआ, इससे क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हुआ, दो कंट्रीज के बीच रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे, तो है ना, कल्चरल एक्सचेंज होने लगा लोगों का, और फिर फैसिलिटीज़ उस हिसाब से इन्हेंस करने लगी. कम्युनिकेशन सेक्टर से क्या हुआ? एक पहले जो दिल्ली में बैठा हुआ इंसान था वो मुंबई कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, तो दिल्ली की चीज़ें मुंबई में बिक नहीं सकती थी. गेटिंग? तो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के बढ़ने से क्या हुआ कि लोग एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट करने लगे और एक जगह की सर्विसेज दूसरी जगह जाने लगी. सो इन दिस वे ऑल्सो द सर्विसेज गॉट एनहेंस्ड. इंटरनेट ने तो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन ही ला दिया है पूरे कंट्री में. अभी यू कैन सी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ई कार्ट, देयर आर सो मैनी कंपनीज ओवर देयर. जो लोग कॉमन गांव में, दूर कहीं गांव में भी बैठे हुए हैं, दे कैन ऑल्सो वियर द मोस्ट एडवांस्ड एंड फैशनेबल क्लोथ्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइंस, एंड दे कैन ब्रिंग देम इन देयर रूरल एरियाज ऑल्सो. तो इससे सर्विसेज का एक ग्लोबलाइजेशन हुआ. ठीक है. सो ड्यू टू दीज फैक्टर्स द टर्शरी सेक्टर बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये आपको समझ आ गया आई थिंक कि व्हाई दिस टर्शरी सेक्टर बिकम सो मच सिग्निफिकेंट इन इंडियन इकोनॉमी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज how many people are employed in different sectors. अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन से सेक्टर से कितना इनकम हो रहा है. ठीक है. प्राइमरी सेक्टर से कितना इनकम हो रहा है, दैट इज दी 17%. ये 2013-14 का डेटा है. सेकेंडरी सेक्टर से 24% इनकम हो रहा है. टर्शरी सेक्टर से 57% इनकम हो रहा है. बट द थिंग इज कि किस सेक्टर में कितने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्राइम कंसर्न, बिकॉज हेयर ऑल्सो यू कैन सी a kind of contradiction in Indian economy. तो आप कैन यू टेल मी दैट कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे? आप देखिए, प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 17%, सेकेंडरी का 24%, टर्शरी का 57%. तो आप कैन यू टेल मी कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे? यू टेल मी, ऐसा कौन सा सेक्टर है इन तीनों में से जहां पे सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे? मेक अ गेस. टेल मी. You will be very amazed to know that in primary sector, अभी मैं बस डेटा दे रहा हूं आपको. In primary sector there are approximately 44% of the total population involved. प्राइमरी सेक्टर जो कि केवल 17% दे रहा है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अपना, उसमें कितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व है? सी दिस.
प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, उसके बाद फार्मिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी है ना, नेचुरल हमने किया हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इतने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। अभी मैं इसका भी रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों है इंडिया में। सेकेंडरी सेक्टर में देखिए कितने लोग इन्वॉल्व हैं। सेकेंडरी सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड। एंड टर्शरी सेक्टर जो है इसमें लगभग 31% पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड। बट इन सब का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखिए कितना कितना है। 25 का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 24। चलिए ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25% लोग हैं, 24% इनकम दे रहे हैं। 31% मिल करके कितना इनकम दे रहे हैं कंट्री को? सी दिस, 57%। Isn't it a kind of irony कि केवल 31% लोग हैं जो कि 57%, लगभग 60% ही मान लीजिए, 60% वो लोग कमा रहे हैं पूरे इनकम का। 25, 24 नो प्रॉब्लम। ये लोग जो इधर 44% कर क्या रहे हैं ऐसा कि ये मात्र 17% पैसा दे पा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे जो रीजन है, मैं एक टर्म लिखता हूं, यू विल अंडरस्टैंड दिस। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? गौर से समझिए इस टर्म को। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? ये जो 44% लोग इधर काम कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में, फॉर एग्जाम्पल यू विल गो टू द एग्रीकल्चरल फील्ड एंड सी कि एक छोटा सा फील्ड है, सपोज कीजिए, सपोज दिस इज अ स्मॉल फील्ड। काम क्या करना है उधर? आपको धान को बोना है। धान बोना मतलब क्या होता है कि सोविंग ऑफ व्हीट। ठीक है, उसके व्हीट के सीड को बोना है। तो आप यू विल बी वेरी अमेज्ड टू लुक एट द सिनेरियो ऑफ दैट फील्ड। एक छोटा सा फील्ड है, उसी फील्ड में फादर, उसी फील्ड में मदर, और उस घर के 3-4 बच्चे जो हैं, 3-4 किड्स, और अगल बगल में जो भी लोग हैं उन सबको भी बुला लेते हैं उसी में, सपोज 1 or 2 पीपल। मतलब लगभग मिला जुला के काम है एक आदमी का, लेकिन कर कितने लोग रहे हैं वहां पर बेवजह का? अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 पीपल आर इन्वॉल्व। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा इन 8-10 लोगों से कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है ना, तो उसमें ऑक्यूपेशन देना पड़ता है कि व्हाट डू यू एक्चुअली डू। तो वो लोग उन सारे 8-10 लोगों का ऑक्यूपेशन क्या लिखा जाएगा? डू यू नो? इट विल बी रिटन लाइक एग्रीकल्चर। कर एक आदमी का काम रहे हैं ये 8 से 10 लोग, लेकिन लिखा जाएगा 8-10 आदमी के इनकम सर्टिफिकेट में दे आर फार्मर्स। तो दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज हिडन एम्प्लॉयमेंट, सॉरी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा लग नहीं रहा कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा लग नहीं रहा कि वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, सब काम करते हुए आपको दिखेंगे, बट एक्चुअली व्हाट आर दे डूइंग? दे आर द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। उन लोग, इसके लिए एक फेमस टर्म है, आई एम गिविंग दिस टर्म। ये इस टर्म से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? You must have read it in your earlier classes also, isn't it? Disguised unemployment. अच्छा नहीं दिख रहा, दिस इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने लिखा है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, नाउ मैंने यहां पर लिख दिया है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, लेट मी सी टेक द स्क्रीनशॉट। और यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया है। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई टर्शियरी सेक्टर बिकम मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्टर विद द पैसेज ऑफ टाइम। द सेकेंड टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड इज हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन डिफरेंट सेक्टर्स, जिसमें हमने तीनों सेक्टर के डेटा देखे, 44, 25, 31, दिस इज 17, 24, 57, दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी। फिर ऐसा क्यों है? बिकॉज
कि 44% इतना कम पैसा दे रहे हैं, बिकॉज इट इज बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसका मैंने यहाँ पे मीनिंग समझाया है कि ऐसा लगेगा कि दे आर एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट जनरेटिंग एनी प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट वी डिस्कस्ड। हमने 4 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं व्हाई इज बिकम सिग्निफिकेंट। सो टेक नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। So the next topic that we are going to discuss is how to generate employment। हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। द मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड। इफ यू विल गो थ्रू द करेंट डाटा तो आपको पता चलेगा, ऑल्दो दिस इज द ऑफिशियल डाटा बट द रियल ग्राउंड फिगर इज समथिंग एल्स। बट मैं ऑफिशियल डाटा ही बताऊंगा आपको। अप्रोक्सीमेटली 22% पीपल आर of the workforce 20, इसको you can note down somewhere in your notebook by writing note, स्टार बना के नोट लिख कर लीजिए। 22% of the total workforce are unemployed। ये अप्रोक्सीमेट डाटा है। 22% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इसका क्या मतलब, वर्कफोर्स का क्या मतलब होता है, व्हाट इज वर्कफोर्स? कौन से लोग वर्कफोर्स में आते हैं? दोज हु आर विलिंग टू डू द जॉब एंड capable also, those who are willing to do the job, जिनको इच्छा है जॉब लेने की। जैसे काफी सारे लोग होते हैं ना जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए होता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो दे आर नॉट दी वर्कफोर्स। हु आर दी वर्कफोर्स? जो चाहते हैं कि मुझे एम्प्लॉयमेंट मिले बट एंड दे आर कैपेबल टू, जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स है वो लोग कैपेबल भी हैं वो करने के लिए, बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। सो दिस इज कॉल्ड वर्कफोर्स। तो यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपने जरूर सुना होगा ये टर्म। ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि कोई सीजन में वो लोग एम्प्लॉयड रहेंगे और कोई सीजन में वो लोग एम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी सेक्टर में काफी ज्यादा होता है कि जब रेनी सीजन आएगा, जब पीक सीजन होगा हार्वेस्टिंग का, तब लोग एम्प्लॉयड होते हैं। अदरवाइज साल भर वो लोग ऐसे लेबर्स वाला काम करते हैं। अगर मिल जाता है काम तो ठीक है, वरना वो लोग ऐसे इधर उधर भटक रहे हैं। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन जनरेट द जॉब्स or the employment, how we can generate employment in our country. So see, the next topic that we are going to discuss is how to generate employment in Indian इकोनॉमी। एनी आइडिया कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं? टेल मी, कोई आइडिया है कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं अपनी कंट्री में? टेल मी। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? टेल मी। देखिए कैसे बढ़ता है एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले वी हैव रीजन में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, गेटिंग इट?
सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन में मिनरल्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन में देयर इज अ हाई चांस ऑफ एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट, किसी पर्टिकुलर रीजन में क्या हो सकता है कि देयर इज ए पीपल आर वेरी वेरी स्किल्ड फॉर द हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से रीजन में किस तरह का रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, उसको प्रमोट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि द पीपल आर वेरी वेरी स्किल्ड इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, देर इज अ प्लेस इन बिहार विच इज कॉल्ड मधुबनी। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। तो 2011 के पहले तक वहां पर क्या होता था, 2011 के पहले तक क्या होता था, मधुबनी आपने सुना होगा, मधुबनी इज अ पेंटिंग टू, ठीक है। 2011 मधुबनी आर्ट, हाँ वो जो ऐसा वाला कुछ आर्ट नहीं बनाते हम लोग, ऐसा होता, सॉरी आई डोंट नो हाउ टू मेक द, हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ आर्ट नहीं होता। सॉरी सॉरी, ये तो मैं वर्डली आर्ट बना रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई एम अ बिट पुअर इन आर्ट मेकिंग। सो क्या होता है मतलब, हाँ अब समझ जाइए कि मधुबनी आर्ट किस टाइप का होता है, ठीक है। यू कैन गो टू दी गूगल एंड देन चेक ओवर देयर। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, लिसन दैट 2011 के पहले क्या होता था कि मधुबनी इज अ डिस्ट्रिक्ट और अ प्लेस इन बिहार वेयर मधुबनी आर्ट करते कौन थे, यू नो, द हाउस होल्ड विमेन। जो लोग घर पे रहने वाली विमेन होती थी ना, जैसे जो मेन होते थे वो तो काम एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह पे चले जाते थे या बाहर, जो हाउस होल्ड विमेन होती थी ना, जब उनका लीजर टाइम होता था तो दे यूज टू डू दिस काइंड ऑफ आर्ट एंड इट इज वेरी वेरी ट्रेडिशनल एंड वन ऑफ द क्लासिक आर्ट विच हैज काइंड ऑफ यू नो, मधुबनी पेंटिंग में ना इफ यू विल सी देयर आर मैनी इंट्रिकेट डिजाइंस, और ये काफी अच्छी होती है देखने में, मतलब जैसे बहुत डिटेल्ड आर्ट होता है इसमें। और एक जो मधुबनी, खैर इसके फीचर्स तो बहुत सारे हैं, इसको राइस कल्फ से इसको पेंट किया जाता है, जो उसका कलर होता है उसको आटे के साथ मिला करके कलर करते हैं इसमें। सो दैट दोज आर द अदर थिंग्स। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 2011 के पहले इस मधुबनी आर्ट को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पूछता था। देयर वॉज नॉट एट ऑल एनी रिकॉग्निशन इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। बट 2011 में क्या हुआ, एक ग्रुप आई जापान से, ठीक है। जापान से एक ग्रुप आई जो कि इस एरिया को विजिट किया उन लोगों ने, देयर वर सो मेनी डेलीगेट्स केम फ्रॉम जापान। उन्होंने इस मधुबनी एरिया को विजिट किया और उन्होंने जब ये आर्ट को देखा सो दे वर वेरी अमेज्ड, दे वर अ काइंड ऑफ, दे स्टार्टेड पेट्रोनाइजिंग दिस पर्टिकुलर आर्ट, ठीक है। उन लोगों ने, वो लोग काफी सारी पेंटिंग्स लेकर के जापान गए, वहां पर उन लोगों ने सेल किया कुछ, यू नो, अ काइंड ऑफ म्यूजियम्स वगैरह में रखा। सो दे स्टार्टेड पेट्रोनाइजिंग दिस मधुबनी आर्ट। जस्ट उसके बाद क्या हुआ, 2011 में हमारे यहाँ कौन सी गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। तो लोग कहने क्या लगे, अपोजिशन वाले कहने लगे कि ये देखो जापान से लोग आकर के हमारे आर्ट को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे आर्ट हो गए, हम कुछ नहीं कर पा रहे अपने आर्ट के लिए। सो द यूपीए गवर्नमेंट टुक वन डिसीजन दैट टाइम, that decision was due to the pressure of the opposition parties. It decided that कि मधुबनी आर्ट को जो है रेलवे अडॉप्ट करेगी। Railways adopted this Madhubani art and now you can see each and every railway station there will be Madhubani art. हर जगह लगभग मधुबनी आर्ट को पेट्रोनाइज किया जा रहा है एंड इसका जो एक्स्ट्रा इनकम या इस तरह से पेट्रोनाइज हो गया ना ये आर्ट, अब सारे रेलवे स्टेशन में यू कैन सी दिस मधुबनी आर्ट। सो दिस वाज अ स्मॉल स्टोरी बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट किसी भी पर्टिकुलर सोर्स को या स्किल को प्रमोट करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर उसको एक लार्जर स्केल में लाना है, पिक्चर में लाना है। तो व्हाट इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो कुछ भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से यूज करें। ऐसा नहीं हो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है तो मैक्सिमम इस एग्रीकल्चर लैंड से हम लोग जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हमें बढ़ाना चाहिए। इसी से जनरेशन होगा एम्प्लॉयमेंट का और इसी से इनकम का भी ग्रोथ होगा। डन। सो दिस पॉइंट इज क्लियर।
ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? ओके, नाउ let us see the second point by which we can generate more and more employment. देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या आता है कि हम और क्या कर सकते हैं. सपोज अगर स्पेशली हम एग्रीकल्चर की बात करें, देन वी कैन गिव लो interest loans to farmers so that they can conduct their agricultural activity smoothly. Low interest loans अगर हम लोग फार्मर को दे दें, we can provide them subsidized fertilizers and एग्रीकल्चरल टूल्स. इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, और जो लोग फार्मर नहीं बनना चाह रहे हैं वो लोग भी फार्मर बनने की कोशिश करेंगे. वी कैन स्टार्ट और साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं ऑफ एग्रीकल्चरल फार्म्स. साइंटिफिक डेवलपमेंट भी करके ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को हम जनरेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर में. सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वी कैन डू. और हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को? वी कैन इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज, एंड वी कैन प्रमोट स्टार्टअप्स. हम लोग अगर स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वी कैन सपोर्ट सेल्फ एम्प्लॉयड persons. So these kinds of activities we can do for generating employment. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो these are the three things which we, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरीके से हम लोग एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा आईटी सेक्टर को बढ़ा करके एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो सकता है. ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ा करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हो सकता है. सो द मेन थिंग विच इज दिस: आइडेंटिफाई, प्रमोट and optimally utilize. So by these three reasons we can generate more and more employment in any area. अब हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि what government is doing for the employment generation. ठीक है, what government is doing, government initiative. अच्छा, समझ आ रहा है या नहीं जो मैं बता रहा हूं? समझ आ रहा है अच्छे से? ओके. So government initiatives for employment generation. What government is doing, देखिए आपके NCERT में एक स्कीम के बारे में दिया हुआ है which you also know. जो स्कीम है उसके बारे में you also know. That scheme is the right to work. अभी मैं बताऊंगा एक एक्ट के बारे में which you are quite familiar of with. एक स्कीम है गवर्नमेंट की, दैट इज द राइट टू वर्क. इस स्कीम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट विल टेक 625 डिस्ट्रिक्ट्स. गवर्नमेंट सेलेक्टेड 625 डिस्ट्रिक्ट्स. 625 जिलों में उन्होंने क्या किया कि दे विल गिव employment to all the unemployed for
at least 100 days a year. At least 100 days a year, government will give employment to all the unemployed in 625 districts. And if, देखिए यहां पर मैं रेस्ट लिख रहा हूं, if government is unable to provide job, then government will pay unemployment allowances. अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाएगी तो गवर्नमेंट विल पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू दोज पीपल्स, दोज अनएम्प्लॉयड. ठीक है. सो राइट टू वर्क के तहत गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, और इस एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एमजी नरेगा. This particular act is also known as MG Narega. Can you tell me what is the full form of this MG Narega? This is very, very significant act which was started by the government. Can you define this? What is MG Narega? This particular act is only known as MG Narega. मैं बताता हूँ, देखिए. This is महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इसका फुल फॉर्म हुआ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. ओके. सो these are the ways by which we can generate more and more employment, and these are the government initiative. और भी काफ़ी सारे government initiative है to generate employment. For example, make in India, for example, startup India, फिर stand up India, फिर उसके बाद ease of doing business, उसके बाद there is a greater emphasis on the investment sector, है ना. तो इन सब से काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किए जा सकते हैं. गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड टू गिव मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, बट इवन देन देर आर सम रीजंस बिकॉज ऑफ विच द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नाउ इट इज वेरी वेरी स्लो. देर आर सम रीजंस contributed by the COVID-19 also, but although these are the broader ways how we can generate employment in the economy. तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए.